जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद बीट चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित होती है और भारतीय क्षेत्रों में और हिंद महासागर के क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित किया था। इसके बाद आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भारत में डचों का आगमन। तो ये डच जो है, यहाँ यूरोप में एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड के निवासी ही डच कहे जाते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से डचों का भारत में आगमन हुआ। इसको समझने के लिए हमें यहाँ यूरोप के क्षेत्र में नीदरलैंड की स्थिति को समझना होगा। नीदरलैंड की स्थिति यहाँ यूरोपीय क्षेत्र में इस प्रकार से है। यहाँ एक देश है पुर्तगाल, जो कि भारत की खोज कर चुका है और भारतीय क्षेत्रों से व्यापार स्थापित कर चुका है। पुर्तगाल से लगा हुआ है स्पेन, और स्पेन से फ्रांस, फ्रांस के पास में स्थित है बेल्जियम, और इस बेल्जियम के पास में स्थित है देश नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्थिति इस प्रकार से है कि जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ये इनका एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसके साथ ही इनके पास एक अन्य बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम नाम से भी इनके पास एक बंदरगाह है, और यूरोपीय क्षेत्र के आज भी ये काफी व्यस्ततम बंदरगाह है। काफी व्यापार इन बंदरगाहों के माध्यम से यूरोप के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां हम थोड़ा इतिहास की बात करें तो जो नीदरलैंड देश है, इस पर एक समय में स्पेन का आधिपत्य स्थापित था। स्पेन के कब्जे में ये देश नीदरलैंड था, और सन 1581 में नीदरलैंड को स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नीदरलैंड के निवासियों का भी एक विजन था कि वो भी पुर्तगाल की ही भांति यहाँ एशिया के क्षेत्रों में व्यापार करें और वहां से मुनाफा प्राप्त करें। लेकिन प्रारंभिक दिनों में इनके पास समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे कि ये यहाँ यूरोप से निकलकर इन एशिया के क्षेत्रों में व्यापार स्थापित कर सकें। तो प्रारंभिक दिनों में ये नीदरलैंड के निवासियों ने, जिन्हें हम डच कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि छोटे व्यापार प्रारंभ किए, क्योंकि इनके पास इतने समुचित साधन नहीं थे कि ये इतनी लंबी दूरी तय करके एशिया के क्षेत्रों में व्यापार स्थापित कर सकें। तो इन्होंने छोटे व्यापार शुरू किए। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यहां से सामान उठाया और उसे बिस्के की खाड़ी से होते हुए, यहां बिस्के की खाड़ी और यहां इंग्लिश चैनल से पार करते हुए उत्तरी सागर के तट पर इनका जो बंदरगाह है रोटरडम तक इन्होंने इस माल का व्यापार प्रारंभ किया। और रोटरडम बंदरगाह जो है ये राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन नदी यहाँ यूरोप के क्षेत्र में एक व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग इसको कहा जा सकता है, जिसमें कि काफी अंदर तक बड़े बड़े जलयान प्रवेश कर जाते हैं, जिसका लाभ ये नीदरलैंड क्षेत्र के लोग ले रहे थे। इन्होंने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो सामान उठाया उसे बिस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल से होते हुए यहाँ रोटरडम बंदरगाह के माध्यम से और उसके बाद राइन नदी में प्रवेश कराकर यहाँ यूरोप के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने इस माल को बेचकर कुछ मुनाफा प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभिक व्यापार जो किया था वो यहाँ पुर्तगाल से और इन यूरोप के अन्य क्षेत्रों में ही किया था। इसके बाद इनका एक विजन तो ये था ही कि किसी न किसी रूप में यहाँ एशिया के क्षेत्रों में व्यापार किया जाए और अधिक मुनाफा प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए जब इन्हें इन छोटे व्यापार से कुछ लाभ प्राप्त होने लगा तो इन्होंने इस व्यापार के माध्यम से जो भी इन्हें लाभ प्राप्त हुआ था उस लाभ से इन्होंने अपने देश में एक नौसेना स्थापित की और बड़े जलयान इन्होंने तैयार किए। तो उन जलयानों के माध्यम से धीरे धीरे इन्होंने किस प्रकार से एशिया के क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ किया, इसे हम समझते हैं। तो हम देख रहे थे कि 1581 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इन्होंने, जो ये डच निवासी थे, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ यूरोप के क्षेत्र में व्यापार प्रारंभ किया था। इसके बाद जब इन्होंने कुछ मुनाफा इन्हें प्राप्त हुआ, थोड़ा संसाधन इनके पास इन्होंने एकत्रित कर लिए थे, इसके बाद इन्होंने भारतीय क्षेत्रों में या इन एशियाई क्षेत्रों के लिए अपने अभियान शुरू किए। जो अभियान इन्होंने शुरू किए थे वो 1595 और 96 के दौरान इन्होंने यहाँ एशियाई क्षेत्रों के लिए अपने
अभियान शुरू किए थे। तो प्रारंभिक दिनों में एक कंपनी के रूप में इन्होंने व्यापार स्थापित नहीं किया था, बल्कि प्रारंभिक दिनों में ये व्यक्तिगत रूप से इन एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए आए थे। प्रारंभिक दिनों में जब ये 1595-96 में एशियाई क्षेत्रों में आए थे, तो इन्होंने जो सर्वप्रथम इन एशिया के क्षेत्रों में व्यापार शुरू किया था वो इन्होंने किया था इंडोनेशिया के साथ में। 1595-96 में इंडोनेशिया के साथ इन्होंने व्यक्तिगत रूप से व्यापार प्रारंभ किया और इसी दौरान इन्होंने भारतीय क्षेत्रों में भी संपर्क स्थापित कर लिए थे। ये बात हो रही है सन 1595-96 के काल की। तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति यहां से व्यापार के लिए निकला था उसका नाम था कार्निलस दे हस्टमैन। यहां से व्यापार के उद्देश्य से एक व्यक्ति यहां एशियाई क्षेत्रों के लिए निकला, इसका नाम था कार्निलस दे हस्टमैन, या इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है हाउटमैन। तो ये व्यक्ति सर्वप्रथम यहां नीदरलैंड के क्षेत्र से आया और इसने एशियाई क्षेत्रों में यहां इंडोनेशिया के क्षेत्र में व्यापार करना प्रारंभ किया और साथ ही साथ भारतीय क्षेत्रों में भी इन्होंने संपर्क स्थापित किए। इसके बाद जब इन्हें लगा कि इस व्यापार से मुनाफा प्राप्त हो रहा है, तो इन्होंने यहां नीदरलैंड के क्षेत्र में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था वेरिगंदे ओस्ट इंडीज। कंपनी का नाम है वेरिगंदे ओस्ट इंडीज। नाम से इन्होंने एक कंपनी 1602 में प्रारंभ की। पहले ये व्यक्तिगत रूप से व्यापार इन एशियाई क्षेत्रों में कर रहे थे और 1602 में इन्होंने वेरिगंदे ओस्ट इंडीज के नाम से एक कंपनी की स्थापना नीदरलैंड के क्षेत्र में की थी। इसी वेरिगंदे ओस्ट इंडीज को हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस वेरिगंदे ओस्ट इंडीज कंपनी जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी उसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो 1602 के बाद इन्होंने एशियाई क्षेत्रों में जितना भी व्यापार किया वो इन्होंने इसी कंपनी के माध्यम से किया। इस कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता दूं। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि इसमें आम लोगों को भी शेयर धारक बनाया गया था। आम लोगों की भी इस कंपनी में साझेदारी थी और इन्हीं साझेदारी के रूप में इन्हीं साझेदारों के साथ ये कंपनी लगातार भारतीय क्षेत्रों में व्यापार कर रही थी। तो एक विशेषता इसकी यह हो गई कि इसमें कंपनी में आम लोगों की साझेदारी थी। एक विशेषता इनकी यह हो गई आम लोगों की इसमें साझेदारी थी। एक अन्य विशेषता इसकी हम देखें तो यह कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने कि एशियाई क्षेत्रों में अपने शेयर धारकों को सर्वाधिक मुनाफा प्रदान किया। तो सर्वाधिक मुनाफा प्रदान करने वाली ये एक कंपनी के रूप में स्थापित थी। इसकी ये एक विशेषता हो जाती है कि इसने अपने शेयर धारकों को सर्वाधिक मुनाफा प्रदान किया। इसने लगभग 200 सालों तक इस एशिया के क्षेत्र में व्यापार किया और इन 200 सालों में इसने अपने शेयर धारकों को लगभग 18% का मुनाफा हर साल ये कंपनी देती रही। ये कुछ विशेषताएं इसकी थी। इसमें एक तो कंपनी में आम लोगों की साझेदारी थी और सर्वाधिक मुनाफा प्रदान करने वाली ये कंपनी थी। इसके साथ ही कुछ विशेषाधिकार जहां नीदरलैंड की सरकार के द्वारा इस कंपनी को दिए गए थे उनकी थोड़ा चर्चा करें। इस कंपनी को जो विशेषाधिकार दिए गए थे वो इस प्रकार से थे कि एक तो ये यहां एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए विशेष अधिकारों में जो था व्यापार के लिए इन्हें 21 वर्ष का
एकाधिकार प्राप्त था। इसको हम समझे कि जो नीदरलैंड की सरकार ने इन्हें विशेषाधिकार दिए थे उसमें 21 वर्षों के लिए इन्हें व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। यानी कि अब 21 सालों तक एशियाई क्षेत्रों में इस वेरी गंदे ओस्ट इंडीज या ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के अलावा और कोई कंपनी सरकार की तरफ से इन क्षेत्रों में व्यापार नहीं करेगी। तो एक ये इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही जो इन्हें अन्य अधिकार प्राप्त थे उनमें हम देखें कि इन्हें सैन्य कार्यवाही की छूट थी। सैन्य कार्यवाही की छूट, इस छूट को हम समझे किस प्रकार से थी कि नीदरलैंड की सरकार कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर इन एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करना है तो यहां हिंद ओशन को पार करना होगा। और हिंद ओशन में हम जानते थे कि पिछले लगभग 100 सालों से यहां पर पुर्तगाल का एकाधिकार स्थापित था। तो इन्हें इस बात की भली भांति जानकारी थी कि अगर एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करेंगे तो पुर्तगाल से कहीं ना कहीं हमारा टकराव निश्चित है। और इसी टकराव के कारण जो इन्होंने इस कंपनी को सैन्य कार्यवाही में छूट प्रदान की कि यदि व्यापार के दौरान कहीं पर कुछ सैन्य कार्यवाही करनी पड़े तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सैन्य कार्यवाही के लिए छूट थी और साथ ही साथ इन्हें संधि करने की भी अनुमति प्रदान थी। संधि करने की अनुमति कंपनी के लिए जो नीदरलैंड में नियम तैयार किए गए थे उन नियमों में ही इस प्रकार की ये विशेष अधिकार इन्हें दिए गए थे कि सैन्य कार्यवाही आप कर सकते हैं इन एशियाई क्षेत्रों में और साथ ही साथ जहां पर आपको उचित लगे संधि भी आप इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष अधिकार इस कंपनी को दिए गए थे। तो हम देख रहे हैं 1602 में इस कंपनी की स्थापना हुई और क्या इसकी विशेषताएं थी और किस प्रकार से इन्हें छूट प्रदान की गई थी। तो 1602 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो इसने जो प्रारंभिक व्यापार किया वो इंडोनेशिया के क्षेत्र से प्रारंभ किया और 1602 में ही इन्होंने यहां इंडोनेशिया के क्षेत्र में पुर्तगालियों से एक क्षेत्र जीता जिसका नाम था वांटम। वांटम नामक क्षेत्र इन्होंने पुर्तगालियों से जीता और उस पर अपना कब्जा स्थापित किया 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में वांटम जीतने के बाद इन्होंने 1605 ईस्वी में यहां इंडोनेशिया के क्षेत्र में ही एक अन्य स्थान था अंबायमान या अंबाइना इसे कहा जाता है। तो 1605 में इन्होंने अंबाइना या अंबाईमान पर भी अपना अधिकार स्थापित किया और 1605 में ही इन्होंने भारत के क्षेत्र में अपनी एक कोठी स्थापित की। 1605 ईस्वी में ही इन्होंने भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मसूलीपट्टनम में अपनी एक कोठी की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक कोठी की स्थापना हो चुकी है डचों की तरफ से। यहां पर बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन कर जाते हैं कि वे भारत में यदि प्रश्न इस प्रकार से आए कि भारत में इनकी कोठी की स्थापना कब हुई थी डचों की, तो वो हुई थी 1605 में। जबकि बच्चे कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 1602 ईस्वी में स्थापना हुई होगी। जबकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 1602 ईस्वी में जो है वो कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था वेरी गंदे ओस्ट इंडीज। भारतीय क्षेत्र में इन्होंने जो पहली अपनी कोठी स्थापित की थी वो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। भारतीय क्षेत्र की यदि बात करें तो 1605 ईस्वी में इन्होंने पहली कोठी अपनी स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में इन्होंने यहां इंडोनेशिया के क्षेत्र में जकार्ता पर अपना अधिकार किया और जकार्ता में इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था बिटेविया शहर। तो यहां पे हम देख रहे हैं 1613 में इन्होंने जकार्ता पर कब्जा किया। ये सब क्षेत्र ये जो जीत रहे हैं इंडोनेशिया में ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में ही थे। पुर्तगालियों से लगातार इनकी यहाँ पे टकराव हो रहे थे और ये क्षेत्र ये जीते जा रहे थे। 1613 ईस्वी में इन्होंने जकार्ता को जीता और जकार्ता में इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था बिटेविया। तो जब इन्होंने बिटेविया की स्थापना की तो ये जो भारतीय क्षेत्र है या जो इंडोनेशिया के अन्य क्षेत्रों से ये व्यापार कर रहे थे उस सब का नियंत्रण इन्होंने इसी बिटेविया शहर से किया। भारतीय क्षेत्र में जो मसूलीपट्टनम या अन्य क्षेत्रों में यहाँ इस कोरोमंडल तट पर ये जो व्यापार इनका चल रहा था ये अब जो नियंत्रित हो रहा है ये इंडोनेशिया में जो इन्होंने नया शहर स्थापित किया है जकार्ता में बिटेविया, वहां से ये
इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। बिटेविया जीतने के बाद सन 1641 में इन्होंने, डचों ने जो है, यहां मलक्का जल संधि है इंडोनेशिया और यहां मलेशिया, इस क्षेत्र के बीच में मलक्का जल संधि, जो कि यहां एशिया के अन्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए एक मार्ग था। मलक्का की जल संधि पर इन्होंने अपना कब्जा स्थापित किया 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर इनका कब्जा हुआ। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि पर भी 1641 में यहां डचों का कब्जा हो चुका है। अब इसके बाद हम देखें 1658 में इन्होंने श्रीलंका पर भी अपना कब्जा कर लिया। श्रीलंका को भी इन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया था 1658 ईस्वी में। श्रीलंका को कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से इन्होंने एक काफी विस्तृत जो व्यापार है इन क्षेत्रों से इन्होंने स्थापित कर लिया था। अब इसके बाद हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि किस प्रकार से यहां डचों की स्थिति भारत में क्या रही। 1602 में हम देख रहे थे कि इनकी एक कंपनी की स्थापना होती है वेरीगंदे ओस्ट इंडीज के रूप में, और 1605 में भारतीय क्षेत्र मसूलीपट्टनम में जो है इनकी एक कोठी स्थापित होती है। मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में इन्होंने एक कोठी की स्थापना की 1605 ईस्वी में। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 1602 में कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी, और 1605 में भारतीय क्षेत्र में इनकी जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हुई वो हुई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में इन्होंने एक अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, और यहां से इन्होंने मुख्यतः जो है नील का व्यापार प्रारंभ किया। भारतीय क्षेत्र में इनका जो मेन फोकस रहा है वो वस्त्रों के व्यापार पर ही रहा है, क्योंकि मसाले इन्हें जो है इंडोनेशिया के क्षेत्र से प्राप्त हो रहे थे। इंडोनेशिया के क्षेत्रों को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लें कहीं पे। तो हम देख रहे हैं कि जो मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में इन्होंने भारत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, वहां से इन्होंने नील का व्यापार प्रारंभ किया था 1605 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने 1610 ईस्वी में एक अन्य क्षेत्र में अपना कोठी स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट के क्षेत्र से वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया। पुलिकट क्षेत्र जो है यहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट से 1610 में इन्होंने वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया, और इसी पुलिकट में इन्होंने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं। तो पुलिकट में एक तो इन्होंने 1610 में वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया, इसके साथ ही इन्होंने यहां पर एक टकसाल स्थापित की। इस पुलिकट के क्षेत्र में एक टकसाल इन्होंने स्थापित की थी, जहां सिक्के डालने का काम किया जाता है। तो इस टकसाल से इन्होंने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया। स्वर्ण सिक्का जिसे हम जानते हैं पगोड़ा के रूप में, स्वर्ण सिक्के को पगोड़ा के रूप में जानते हैं। यहां से इन्होंने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसका नाम पगोड़ा रखा गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं पुलिकट के क्षेत्र में इन्होंने 1610 में वस्त्रों का व्यापार किया, और इसके साथ ही एक टकसाल की स्थापना की। इस टकसाल से जो इन्होंने स्वर्ण सिक्के जो जारी किए उनका नाम पैगोड़ा रखा गया। इसके साथ ही इस पुलिकट के क्षेत्र में इन्होंने एक बारूद का कारखाना भी स्थापित किया। बारूद का कारखाना इन्होंने स्थापित किया, और एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने करी 1613 ईस्वी में। इसी पुलिकट के क्षेत्र में 1613 ईस्वी में इन्होंने यहां पर एक किले की स्थापना की। पुलिकट में जो इनका किला था उसका नाम था गुलडरिया किला। गुलडरिया किला। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पुलिकट के क्षेत्र में जो कार्य किए, और पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय भी बना के रखा। मुख्यालय, भारतीय क्षेत्र में जो इनका मुख्यालय स्थापित हुआ वो पुलिकट के रूप में इन्होंने स्थापित किया। पुलिकट के बारे में हम देख रहे हैं कि पुलिकट से इन्होंने वस्त्रों का व्यापार
टकसाल स्वर्ण सिक्के, जिन्हें पैगोडा कहा गया, वो जारी किए और बारूद का कारखाना स्थापित किया। और 1613 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर गोल्डरिया का किला भी इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। और साथ ही साथ ये जो पुलिकट है, इसको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, जो कि 1690 ईस्वी तक इनका मुख्यालय रहा। 1690 ईस्वी तक इनका मुख्यालय यहाँ पुलिकट में ही रहा और उसके बाद इन्होंने अपने मुख्यालय को 1690 के बाद स्थानांतरित कर दिया था नागपट्टनम के क्षेत्र में। नागपट्टनम यही तमिलनाडु का क्षेत्र है। नागपट्टनम में इन्होंने अपना मुख्यालय 1690 के बाद ये स्थानांतरित कर दिया था। तो यहाँ पे पुलिकट के क्षेत्र में एक दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि गोल्डरिया किला। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि गोल्डरिया किला किसने स्थापित किया था या कहां स्थापित किया था। तो ये हम जान चुके हैं कि ये 1613 में डचों के द्वारा यहाँ पुलिकट के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बारूद का कारखाना इन्होंने यहाँ किया और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया, यहाँ पर एक टकसाल की स्थापना की और यहां से स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिन्हें की पैगोडा नाम से जाना जाता था। यहाँ मसूलीपट्टनम और पुलिकट के बाद इन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार अपना प्रारंभ किया, जिसमें कि हम देखते हैं यहाँ सूरत के क्षेत्र से भी इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। सूरत से इन्होंने सूती वस्त्रों का व्यापार किया। सूरत के क्षेत्र से इन्होंने सूती वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया। इसके बाद इन्होंने अपना एक व्यापार यहां बंगाल के क्षेत्र में स्थापित किया। व्यापार के क्षेत्र में जो इन्होंने प्रमुख कार्य जो किया था, वो बंगाल के क्षेत्र में एक रेशम चक्री की इन्होंने स्थापना की थी। बंगाल के कासिम बाजार में इन्होंने एक रेशम चक्री की स्थापना की। इस रेशम चक्री में इन्होंने लगभग 3000 लोगों को रोजगार प्रदान किया और इस प्रकार से इन्होंने बंगाल में भी अपना व्यापार प्रारंभ किया। बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने व्यापार प्रारंभ किए, जिनमें कि चिंसुरा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूं। बंगाल के क्षेत्र में ही आता है चिंसुरा। तो चिंसुरा में भी इन्होंने यहां से वस्त्रों का व्यापार किया और अफीम इत्यादि का भी इन्होंने यहां पे व्यापार प्रारंभ किया था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बंगाल के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर लिया था। अब उस समय में भी क्या था कि बंगाल एक अत्यधिक मुनाफे वाला क्षेत्र था। तो बंगाल के अत्यधिक मुनाफा वाला क्षेत्र होने के कारण जो बंगाल का ये व्यापार था, इनका रेशम चक्री और अन्य जो वस्त्र या फिर अफीम का जो ये व्यापार कर रहे थे, अत्यधिक मुनाफा इस क्षेत्र में था। तो इसका जो नियंत्रण किया जा रहा था वो सीधे नीदरलैंड से ही किया जा रहा था, यूरोप के क्षेत्र से। जबकि भारतीयों के अन्य क्षेत्रों का व्यापार हम देख रहे थे कि वो किया जा रहा था, जो जकार्ता में इन्होंने एक क्षेत्र जीता था, बिटेविया शहर की, जहां पे इन्होंने स्थापना की थी। भारतीय अन्य क्षेत्रों का जो नियंत्रण किया जा रहा था व्यापारिक, वो यहाँ इंडोनेशिया के क्षेत्र से किया जा रहा था। लेकिन इनके बंगाल के क्षेत्र का जो नियंत्रण था वो सीधे नीदरलैंड से ही किया जा रहा था, क्योंकि अत्यधिक मुनाफे का एक क्षेत्र इनको प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न घूम के आ जाता है कि बंगाल के क्षेत्र का जो नियंत्रण किया जा रहा था वो कहां से किया जा रहा था। तो वो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंगाल के क्षेत्र का नीदरलैंड से, और जो भारत के जो अन्य क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र जहां जहां भी इन्होंने स्थापित किए थे, वो यहां बिटेविया शहर से नियंत्रित किए जा रहे थे। कहते हैं कि 1663 ईस्वी में इन्होंने यहां कोचीन, जो कि एक प्रमुख क्षेत्र था पुर्तगालियों का, वो भी इन्होंने पुर्तगालियों से जीत लिया। तो 1663 में इन्होंने कालीकट के राजा की सहायता से, कालीकट के राजा और डच, इन दोनों ने मिलकर यहां कोचीन का जो क्षेत्र था, पुर्तगालियों का एक काफी प्रसिद्ध ये क्षेत्र रहा है, तो कोचीन के क्षेत्र को भी इन्होंने जीत लिया था। 1663 में कोचीन जीता। तो अब हम देख रहे हैं कि 1663 तक और लगभग इसी काल में इनका अच्छा खासा व्यापार जो है एशिया के क्षेत्रों में स्थापित हो चुका है। लेकिन इसके बाद कुछ कारण ऐसे बने, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारतीय क्षेत्रों से इन्हें जाना पड़ा। उसके लिए हम जो आगे की क्लासेज में देखेंगे, उसमें जो अंग्रेजों से इनका जब टकराव शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज भी भारतीय क्षेत्रों में इन्हीं चीजों का व्यापार करने के लिए आए थे,
और उनसे लगातार इनका टकराव होता रहा, जिस कारण से कि इन्हें भारतीय क्षेत्रों से जाना पड़ा। उसे हम आगे विस्तृत रूप में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो वो हम समझते हैं इस चीज को। जब अंग्रेजों से इनका लगातार भारतीय क्षेत्रों में टकराव हुआ, तो एक युद्ध की यहां पे बात की जाए। इस इन्हीं जो टकराव के दौरान एक युद्ध हुआ, वो हुआ था 1759 में बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत सीमित कर दिया और काफी प्रतिबंध इन पे स्थापित जो है रोपित किए गए। तो इस बेदरा के युद्ध, पश्चिम बंगाल में ये वो है क्षेत्र। बेदरा के युद्ध के बाद इनका जो है व्यापार यहां भारतीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा सीमित कर दिया गया। व्यापार सीमित करने के साथ साथ ही इन पे कई अन्य प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें कि इनकी सैन्य कार्रवाई को भी भारतीय क्षेत्रों में या इन एशियाई क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही पेरिस की संधि के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में इनको लगभग पूर्ण रूप से सीमित ही कर दिया गया, पेरिस की संधि के द्वारा। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो बेदरा के युद्ध के द्वारा इन पर कई प्रतिबंध लगाए गए और 1795 में पेरिस की संधि के द्वारा इन्हें भारतीय क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1824 ईस्वी के करीब जब इन्हें यहां बेदरा के बाद सीमित किया गया था और इनके काफी क्षेत्र जो है पेरिस की संधि के द्वारा भी अंग्रेजों ने हड़प लिए थे, तो इनके कुछ एक क्षेत्र बचे हुए थे, जिनमें कि सूरत एक प्रमुख क्षेत्र था जो इनके पास मिल गया था इन्हें वापस। तो 1824 में इन्होंने सूरत को भी बेचकर ये पूर्ण रूप से भारत से चले गए थे। तो आज हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे जो दूसरी कंपनी के रूप में आए थे डच, और उन्होंने किस प्रकार से इन एशिया के क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित किया था, क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए गए और किस प्रकार से ये भारत से निकाले गए अंग्रेजों के द्वारा। तो ये चीज आज हमने समझी। अब अगली क्लास में हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन, जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।